नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका इंडियन पॉलिटी, और आज का जो टॉपिक होगा आपका होगा जुडिशरी। ठीक है ना, न्यायिक व्यवस्था। तो लिखा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हाई कोर्ट जज। पहले लिखा हुआ ही सी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है। ही सी अपॉइंटेड ही सी इज एडमिनिस्टर्ड ओथ ऑफ ऑफिस बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, बिल्कुल गवर्नर जो दिलाता है वो दिलाता है, क्या शपथ दिलाता है, बिल्कुल सही। अपॉइंटमेंट होती है बाय प्रेसिडेंट। ही सी टेंडर हिज हर रेजिग्नेशन टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नहीं, रेजिग्नेशन भी उसको दिया जाता है जो अपॉइंट किया जाता है, मतलब प्रेसिडेंट को दिया जाता है। तो ये तीसरा वाला आपका गलत हो जाता है। आंसर जो बनेगा वो बनेगा, करेक्ट की बात कर रहा ना, फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ है। तो प्रेसिडेंट वाला हो गया, स्टेट वाला, ये दोनों सही है। तो देखो आर्टिकल 217 क्या बोलता है, अपॉइंटमेंट एंड द कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट। क्या बोलता है, एवरी जज ऑफ अ हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील आफ्टर कंसल्टेशन विद, किसके कंसल्टेशन, किसकी सलाह पर, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह पे करेगा, फिर गवर्नर ऑफ द स्टेट जहाँ पे अपॉइंट करना है। और इन द केस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज, अगर चीफ जज नहीं है, चीफ जस्टिस नहीं है, तो तब वहाँ पर आपको अगर जज को अपॉइंट करना है तो चीफ जस्टिस जो स्टेट से रिलेटेड है, द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, इसकी भी सलाह लेनी पड़ेगी। आर्टिकल 219 ये ओथ से रिलेटेड है। तो ओथ और द अफर्मेशन बाय जज ऑफ द हाई कोर्ट, every person appointed to be a judge of a high court shall before he enters upon his office makes and subscribe before the governor of the state। तो ओथ किसके सामने लेगा, गवर्नर ऑफ द स्टेट के सामने लेगा। आर्टिकल 214 की अगर बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट ऑफ द फोर द स्टेट्स होंगी आपकी, कि क्या होगी आपके हर राज्य के लिए, क्या होगी, बोल सकते हैं बोल सकते हैं उच्च न्यायालय का प्रावधान है। देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर द ईच स्टेट। रेजिग्नेशन की अगर बात करें, ऑर्डिनरी द एज ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट वाज फिक्स्ड एट द 60, पहले 60 थी बट इट वाज रेज्ड टू 62, ये 1963 में हुआ था। 1963 में क्या हुआ था, 62 कर दी गई थी। तो 62 63 ऐसे याद कर लेना, याद हो जाएगा। रिमूवल ऑफ द जजेस, अ जज मे लीव हिज ऑफिस बाय द रिजाइनिंग, ही विल सेंड हिज लेटर ऑफ द रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट को भेजता है। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट। तो बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में सबसे पुरानी कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक है ना। एक आपका इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट आया था आपका कब का, 1861 का। उसके थ्रू आपकी क्या हुई थी, हाई कोर्ट्स बनी थी। तो कलकत्ता हाई कोर्ट सबसे पहले बनी थी, उसके बाद आपकी बॉम्बे हाई कोर्ट, और उसके बाद आपकी कौन सी, आपकी मद्रास हाई कोर्ट बनी थी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, इसकी अगर बात करें तो 2019 में क्या हो गई, सेपरेट हो गई थी। तेलंगाना के पास तो अपनी हैदराबाद हाई कोर्ट थी, और आंध्र प्रदेश ने अपनी जो बनाई थी वो अमरावती में बनाई थी। और अमरावती हाई कोर्ट 25वीं हाई कोर्ट है भारत की, 25th। अच्छा, क्या बनारस पिकॉक, क्या लिखा, बर्नस पिकॉक वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस। अच्छा, बर्नस पिकॉक वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। ये इन्होंने चार्ज लिया था 1 जुलाई 1862 को। सर मैथ्यू रिचर्ड सॉसे वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट। याद करने की जरूरत नहीं आपको। नेक्स्ट आता, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द सेकंड वन इज द रीजन। असर्शन लिखा हुआ है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज एक्सक्लूसिव जुडिक्शन रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द सेंट्रल लॉ। बिल्कुल सही है, एक्सक्लूसिव जुडिक्शन मिलता है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के तौर पे किसके, सेंट्रल लॉस के। पर याद रखना ये पहले था, अब नहीं है। 43rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1977, उसके तहत ये प्रावधान हटा दिया गया। नेक्स्ट आता है, रीजन लिखा हुआ, द सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही है, इसका रीजन ये था, अभी भी है। तो आंसर हो जाएगा, ये बोल सकते हैं कि आपका क्या हो जाएगा, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। ठीक है ना। तो लिखा हुआ है, अंडर द आर्टिकल 131A द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज द एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द सेंट्रल लॉ। हाउएवर दिस वाज रिपील्ड बाय द 43rd अमेंडमेंट 1977, hence the assertion is incorrect. This is because of the Supreme Court is the guardian of the Indian Constitution. The highest court in India, the Supreme Court is regarded as the guardian of the Constitution. तो ये सही हो जाता है। The conflict of or quarrels of the jurisdiction between the central government and the state government or between the legislatures are the executive are decided by the court. The Supreme Court is the highest judicial court in India. It uphold and uplift the rule of the law and also guaranteed and protect the citizens' rights and the liberty as given in the Constitution. Therefore, the Supreme Court is also known as the guardian of the Constitution. Article 131A exclusive jurisdiction of the Supreme Court in regard to the questions as to constitutional validity of the central law omitted by the Constitutional Amendment 43rd Amendment Act 1977. अच्छा, इफेक्ट कब से हुआ था, इफेक्ट देख लीजिए, 13 अप्रैल 1978 को। with the effect of the jurisdiction of the which of the following high court extend to the union territory लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो आता है वो केरला की तरफ आता है, ये आपने याद रखना। अंडमान निकोबार जो आता है ना, वो बोल सकते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ आता है, ये आप याद कर लो। ठीक है ना, ठीक है। अप्रैल 1997 में हुआ था।
ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट, कलकत्ता और मद्रास। ठीक है, आगे चलते हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट, अच्छा देख लेते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में कौन कौन सा था, दादरा नगर हवेली आ जाता है, दमन दीव आ जाता है। कलकत्ता हाई कोर्ट में आपका अंडमान निकोबार आ जाता है। मद्रास हाई कोर्ट की अगर बात करें तो तमिलनाडु आ जाता है, उसके अलावा पुदुचेरी आ जाता है। और अगर गुवाहाटी हाई कोर्ट की बात करें तो असम और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, ये 4 आ जाते हैं। केरला हाई कोर्ट की बात करें लक्षद्वीप जुड़ जाता है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जो है वो चंडीगढ़ वाले में आ जाता है आपका, ठीक है ना। लक्षद्वीप फॉर्मेशन का हुआ था 1 नवंबर 1956, कैपिटल थी कवरत्ती, ठीक है ना। अच्छा आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पैरोल ऑफ द फरलॉग। तो लिखा फरलॉग कैन बी ग्रांटेड इन द केस ऑफ द शॉर्ट टर्म इम्प्रिजनमेंट वेयर द पैरोल इज ग्रांटेड इन द केस ऑफ द लॉन्ग टर्म। नहीं, पैरोल जो दी जाती है ना वो होती है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म जो आपकी क्या होती है, इम्प्रिजनमेंट होता है जब आपको कम समय के लिए, बोल सकते हैं कम समय के लिए सज़ा मिलती है। और फरलॉग होती है लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये गलत हो जाता है आपका। अच्छा, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू स्टेट द रीज़न वाइल द रिलीजिंग द प्रिजनर ऑन द फरलॉग, ठीक है। बट इन केस ऑफ द पैरोल रीज़न आर टू बी इंडिकेटेड, रीज़न देना जरूरी है। हाँ ठीक है, ये सही है आपका। पैरोल इज ग्रांटेड बाय द डिवीजन कमिश्नर एंड द फरलॉग इज ग्रांटेड बाय द डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन। तो ये दोनों सही हो जाते हैं, सेकेंड एंड थर्ड। पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ है फरलॉग एंड पैरोल इनविजाक्स अ शॉर्ट टर्म टेम्पररी रिलीज फ्रॉम द कस्टडी। याद रखना, कुछ समय के लिए जब आपको जेल से रिहा किया जाता है, ठीक है ना। वैसे घर जाने के लिए दिया जाता है 15-20 दिन, जो भी होगा आपका, ठीक है ना। 1 महीने जो भी दिया जाएगा घर। जैसे संजय दत्त था तो पैरोल पे छूट रहे थे क्योंकि सज़ा कम थी। अगर लंबी सज़ा होती तो फरलॉग पे छूटते। वाइल पैरोल इज ग्रांटेड फॉर द प्रिजनर टू मीट अ स्पेसिफिक एक्सीजेंसी, फरलॉग में बी ग्रांटेड आफ्टर द स्टिपुलेटेड नंबर ऑफ द ईयर्स हैव बीन सर्व्ड विदाउट एनी रीजन। फॉर पैरोल अ स्पेसिफिक रीजन इज रिक्वायर्ड, याद रखना। Whereas furlough is meant for the breaking the monotony of the imprisonment. Parole can be granted in case of the short-term imprisonment, whereas the furlough is granted case in the long-term imprisonment. Duration of the parole extend to 1 month, याद रखना। पैरोल कितने महीने के लिए दिया जा सकता है, 1 महीने तक एक्सटेंड हो सकता है। whereas the case of the furlough is extend to the 14 days maximum. पैरोल आपका 1 महीने तक दिया जा सकता है, 30 दिन की छुट्टी दी जा सकती है। और फरलॉग में आपको 14 दिन की छुट्टी दी जा सकती है। Parole is granted by the divisional commissioner and the furlough is granted by the deputy inspector general of the prison. Parole can be granted a number of the times whereas there is a limitation in the case of the furlough. ये ग्रांटेड कई, देख लो पैरोल कई बार भी दी जा सकती है और फरलॉग की एक लिमिटेशन है। सिंस फरलॉग इज नॉट ग्रांटेड फॉर एनी पर्टिकुलर रीजन इट कैन बी डिनाइड इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, याद रखना। तो इसे डिनाई भी किया जा सकता है क्योंकि किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए नहीं दिया जाता, तो याद रखना। द ग्रांट ऑफ द फरलॉग इज टू ब्रेक द मोनोटोनी of the imprisonment and to enable the convict to maintain the continuity with the family life and the integration with the society. अच्छा, which of the following judgment declared that the parliament has no power to amend any of the provision of the part 3 of the constitution? देखो तो यहाँ पर क्या है कि बिल्कुल पार्लियामेंट की पावर को क्या कर दिया था, जीरो कर दिया था कि भाई पार्ट 3 जो आपका क्या है फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड है, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये था गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, तो 1967 का है। जजमेंट क्या आया था, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट एंजॉय ओनली ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर बट नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर एंड ऑल्सो हेल्ड द आर्टिकल 368 जिसे बोलते हैं आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपका आर्टिकल 368 के थ्रू होता है, साउथ अफ्रीका से ले रखा है। द प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट confer power on the parliament to amend the constitution also had that the fundamental rights have been given a transcendental क्या लिखा हुआ है transcendental position and therefore parliament has no power to amend any of the provision of the part 3 of the constitution of India. केशवानंद भारती आता है आपका 1973 में, उसमें क्या बोलता है, बहुत ही लैंडमार्क केस है आपका। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल द अंडर द आर्टिकल 360। इसमें बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि पार्लियामेंट कर सकता है, हाउएवर दिस पावर इज नॉट अनलिमिटेड, असीमित नहीं है, इट इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट और नॉट डिस्ट्रॉइंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पर आप बोल सकते हैं कि मूल जो क्या है बेसिक स्ट्रक्चर है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे आप ब्रेक नहीं कर सकते, बाकी आप चेंज कर सकते हो बोल के। आज तक क्लियर नहीं हुआ कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड विद दिस केस। चंपारण, दोराईजान और स्टेट ऑफ मद्रास 1951। तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द डीपीएसपी कैन नॉट ओवरराइड द फंडामेंटल राइट्स इन केस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द दीज टू, याद रखना। ये डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट्स था और यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को क्या दी गई, प्रमुखता दी गई थी। मिनरवा मिल्स एलटीडी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1980। द सुप्रीम कोर्ट स्टक डाउन क्लॉज 4 and 5 of the article 368 which declared that there is no limitation on the constituent power of the parliament and no amendment can be questioned in any court on any ground including the contravention of the any of the fundamental rights as it excludes the judicial review which is the sixth feature of the constitution। ये देख लीजिए। नेक्स्ट आता है
With reference to India, consider the following statement. Judicial custody means an accused is in the custody of the concerned magistrate. Judicial, ठीक है ना, बिल्कुल सही है. And such accused is locked up in the police station. गलत है. Not in jail. जेल में होता है. जुडिशियल कस्टडी में जेल में डाला जाता है, ठीक है ना कि पुलिस स्टेशन में. वो पुलिस कस्टडी होती है जिसमें पुलिस स्टेशन में डाला जाता है, तो ये गलत हो जाता है. ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन द चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट. बिल्कुल सही है, ठीक है ना. जब जुडिशियल कस्टडी होती है तो अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है पुलिस ऑफिसर इंटरोगेट किसी भी अपराधी से, ठीक है ना, विदाउट अप्रूवल ऑफ द कोर्ट. तो बोल रहा है करेक्ट कौन सा है, तो सेकंड वन इज द राइट आंसर. तो पढ़ लेते हैं, देखो पुलिस कस्टडी एंड जुडिशियल कस्टडी के बारे में. तो लिखा पुलिस कस्टडी मीन्स दैट द पुलिस हैव द फिजिकल कस्टडी ऑफ द अक्यूज्ड, व्हाइल जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन अक्यूज्ड इज इन द कस्टडी ऑफ द कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट. इन पुलिस कस्टडी द अक्यूज्ड इज लॉस्ट इन अ पुलिस स्टेशन लॉकअप, व्हाइल इन जुडिशियल कस्टडी इट इज द जेल. When police can take the person into custody, the, ठीक है ना, CRPC kicks in the, जो बोल सकते हैं, जो आपका बोल सकते हैं क्रिमिनल प्रोसेसिंग कोड होता है, kicks in and they were produced before a magistrate within the 24 hours of the arrest. Habeas corpus लग जाता है यहाँ पे आपका. During judicial custody, the police officer in charge of the case is not allowed to interrogate and suspect. However, the court may allow the interrogations to be conducted if it opinions the interrogation is necessary under the fact produced before the court. तो सेकंड वाला सही हो जाता है. अच्छा नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द जजेस कैन बी अपॉइंटेड इन द सुप्रीम कोर्ट. तो एड हॉक जजेस होते हैं, एडिशनल नहीं होते हैं. तो फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स. तो लिखा हुआ है एड हॉक व्हेन देयर इज अ लेक ऑफ कॉरम ऑफ द परमानेंट जजेस. जब क्या होता है कि आपके बोल सकते हैं परमानेंट जजों की संख्या अगर कम हो जाए तब एडहॉक जजों की नियुक्ति की जाती है. टू होल्ड और कंटिन्यू एनी सेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट एज एन द एडहॉक जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर अ टेम्परेरी पीरियड, ठीक है ना. ही कैन डू सो ओनली आफ्टर द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट. याद रखना, जहाँ से आपके हाई कोर्ट के जजेस लिए जा रहे हैं वहाँ के चीफ जस्टिस से बात करनी बहुत जरूरी है. कंसेंट एंड विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, तो इन दोनों का लेना बहुत जरूरी है. द जज सो अपॉइंटेड शुड बी क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो आपका सुप्रीम कोर्ट में वो अपॉइंट हो सकते हैं. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द जजेस सो अपॉइंटेड टू अटेंड द सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द प्रायोरिटी टू अदर ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस. while so attending he enjoy all the jurisdiction power and the privileges and discharge the duties of a judge of the supreme court. सारी पावर मिल जाती है, पर जब एडहॉक जजेस हटा दिए जाते हैं तो पावर ले ली भी जाती है. एडिशनल जजेस की अगर बात करें तो प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन एज द एडिशनल जज ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर अ टेम्परेरी पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 years. याद रखना, 2 वर्ष से ज़्यादा आप किसी को भी एडिशनल जज नियुक्त नहीं कर सकते. देयर इज अ टेम्परेरी इंक्रीज इन द बिजनेस ऑफ द हाई कोर्ट और देयर आर एरियाज ऑफ द वर्क इन द हाई कोर्ट्स. तो ये गलत हो जाता है आपका. अच्छा नेक्स्ट आता है द पावर ऑफ द इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ द जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन. तो ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है. आज के टाइम पे कितने 34 है, 33 + 1 एक चीफ जस्टिस होता है आपका. तो लिखा हुआ द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ द जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट. इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट इज द ऑथराइज टू रेगुलेट द जजेस. द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट द बिल ऑफ 2019 was increased by the 4 judges. With this, the total number of the judges, including Chief Justice of India, has been increased from the 31 to 34. Article 124 में लिखा हुआ है the Constitution of India provide the supreme for a Supreme Court. अच्छा, with reference to the subordinate courts, district court जिन्हें बोलते हैं, consider the following statement. The district judge is the highest judicial authority of in the district. बिल्कुल सही है. He possesses the original and the appellate jurisdiction only in the civil matter. नहीं, civil matter और criminal matter दोनों में कर सकता है, दोनों मामले में उसे पावर होती है. बिल्कुल सही हो गया. द डिस्ट्रिक्ट जज एक्सरसाइज बोथ जुडिशियल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर. बिल्कुल सही है, जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दोनों होती है. यहाँ पर जो गलत है वो है सेकंड वाला. तो बोल रहा है करेक्ट कौन सा होगा, तो करेक्ट होगा आपका फर्स्ट एंड थर्ड. तो देखो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की अगर बात करें, स्टेट जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ द हाई कोर्ट एंड द हियरarchy of the subordinate courts, also known as the lower courts. The subordinate courts are so called because of their subordination to the state high court. They function below and under the high court at districts and the lower levels. Article 233 to 237 of the part 6 of the constitution make the following provisions to regulate the organization of the subordinate courts. ये याद रखना 233 से 237 तक आता है आपका. And to ensure their independence from the executive. Structure and jurisdiction की अगर बात करें तो organizational structure, jurisdiction and the nomenclature of the subordinate judiciary are laid down by the state. Hence they differ slightly from the state to state. Broadly, मतलब ये state पे डिपेंड करता है कि वहाँ के कानून किस प्रकार के हैं. Broadly speaking, there are the 3 tiers of the civil and the criminal courts.
below the high courts. The district judge is the highest judicial authority in the district. He possesses original in the appellate jurisdiction in both civil as well as the criminal matters. अच्छा, in other word, the district judge is also called the session judge. When he deals with the civil cases, he is known as the district judge. याद रखना, जब civil cases को देखता है तो district judge बोलते हैं, and when here the criminal cases called the session judge. तो district judge, ठीक है ना, as the matter related to civil cases and criminal cases के लिए क्या बोला जाता है, session judge कहा जाता है, ठीक है ना. तो ठीक है, CD याद कर लेना सिविल के लिए डिस्ट्रिक्ट जज, और CS याद कर लेना, बोल सकते हैं क्रिमिनल के लिए आपको कौन सा आ जाएगा, आपका सेशनल, बोल सकते हैं सेशन जज आ जाएगा. डिस्ट्रिक्ट जज एक्सरसाइज बोथ द जुडिशियल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, ये सही है. ही ऑल्सो हैव द सुपरवाइजरी पावर्स ओवर ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन द डिस्ट्रिक्ट. चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं. जय हिंद, जय भारत.